हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा स्टार्ट होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूँ आपको, पिछले चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था। पिछले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में अगर ये सेल है और यहाँ पर क्या है, इसका ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या था, इसके आउटर में जस्ट एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जिसको हमने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, है ना। ईआर के बाद काम क्या था, दो तरह की ईआर मैंने आपको बताए थे, एक तो स्मूथ और एक रफ, है ना। ये हमने पढ़ लिया था। स्मूथ का काम मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि स्मूथ का काम जो था वो था लिपिड्स की फॉर्मेशन कराना, और वहीं पर ये जो रफ का काम था वो क्या था, प्रोटीन्स का काम कराना। अब जब यहाँ पर ये प्रोटीन्स बन जाते हैं तो ये एक नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का था ऑर्गेनेलिस थी, मेम्ब्रेनल लाइक। इस तरह की एक मेम्ब्रेनस लाइक ऑर्गेनेली थी जिसको हमने क्या बोला था, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी भी बोल देते हैं उसको। ये क्या कर रही थी, उसकी पैकेजिंग कर रहा था और टैगिंग कर रहा था, और उसको पैक करने के बाद रिलीज कर दिया गया था। ये हमने क्या कर दिया था, ये हमने कल हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर सब कुछ डिस्कस कर लिया था, है ना। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें स्टार्ट करना है ना। इसमें हमें क्या स्टार्ट करना है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने बचपन से बहुत बार ये डेफिनेशन सुनी होगी और सुन सुन के पक भी गए होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर किसी बच्चे को रटी पड़ी है, मतलब हर एक बच्चा इस डेफिनेशन को जानता है। जानने के बाद इसमें एक्चुअल में उसके अलावा क्या काम है इसका किसी को नहीं पता, बस ये सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी चीज को आज डिकोड करेंगे, क्यों इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से आउटर, ये इसकी क्या आ गई, आउटर मेम्ब्रेन आ गई, है ना। और इसकी इस तरह से अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है इस तरह से फोल्ड्स बना के रखती है, इस तरह से फोल्ड्स बना के रखती है। और ये जो ये क्या है अपनी, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन है। बताओ बात समझ में आती है क्या आपकी। अब इसमें खास बात क्या है कि जो इसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इस तरह से अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और साथ में जो ये इस तरह से फोल्ड्स बन रहे हैं, कौन से, ये वाले जो ये फोल्ड्स बन रहे हैं ये इस तरह से, इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इन स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट यहाँ पर काम है। अब काम है क्या, पावर बनाने का। पावर बनाने के सेंस हमने अभी बात की थी, हमने इस डिफरेंट क्लासेस के अंदर भी बात की, जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है उसके अंदर जो है, जो भी एनर्जी कंपाउंड बनता है, कोई भी जो एनर्जी कंपाउंड बनता है वो इन दी एंड यूज किस फॉर्म में होता है, वो एटीपी के फॉर्म में होता है। अब एटीपी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। एटीपी होता है, अगर एक एडेनाइन के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, मैं 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ दूं, अगर एक एडेनाइन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट जोड़ दूं तो इसको ही क्या बोलते हैं, एटीपी, एडेनाइन या फिर एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, है ना। ये क्या है भैया, एटीपी का स्ट्रक्चर। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, एटीपी का। जो एनर्जी होती है वो इन बॉन्ड्स के अंदर, जो ये आपको बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फॉस्फोरस के जो बॉन्ड्स है इनके अंदर स्टोर रहती है, और ये ब्रेक होता है एडीपी के अंदर। जब ये एनर्जी का इस्तेमाल होता है तो ये किसके अंदर ब्रेक होता है,
एडीपी के अंदर, साथ में एक फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पर ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ठीक है जी। तो एटीपी इज एक्चुअली व्हाट, कि यहाँ पर एडेनाइन के साथ अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा हूँ तो वो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। और इन बॉन्ड्स के अंदर ही क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। जब ये ब्रेक होता है तो ये एडीपी और फॉस्फेट के अंदर टूटता है और उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी आगे जाके सेल इस्तेमाल कर लेता है। और ये जो एटीपी है ये कौन बनवाता है, यही कौन बनवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है, जिसकी वजह से हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, वो किस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये कौन बनवाता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया बनवाता है। क्लियर है। तो अगर मैं दोबारा से अपने स्लाइड के ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पर जो एटीपी बनवाने का काम होता है कैसे होता है, कि जैसे कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स था, जैसे हमारा ग्लूकोज ही था, उसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जब वो फूड इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो इसके अंदर जो ये आपको क्रिस्टे वाली या फिर जो सिस्टरने वाली है, क्रिस्टे वाली जो आपको क्या दिख रही है, सेल वॉल दिख रही है, जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसलिए क्या इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हालांकि इतना डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझने की जरूरत है कि वो एटीपी बनाने वाला जो भी सिस्टम होगा वो इस मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा। कौन सी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और वही क्या करेंगे, जो ग्लूकोज था जो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर टूट चुका था, उसको क्या करेंगे, एटीपी के अंदर फाइनली कन्वर्ट करेंगे। और यही रीजन है कि हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर थ्योरी भी ये लिखी हुई है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल फॉर द रीजन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। ऐसी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर जिनके पास खुद का अपना डीएनए हो उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। इसके 2 एग्जांपल है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बिल्कुल सर्कल वाली शेप का होता है। उसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है जी। ठीक है। एनवेलप बाय 2 मेम्ब्रेन फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स, बात कर चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ पोरस, क्योंकि पोरस इसलिए क्योंकि बाहर से कुछ चीजें इसके अंदर ट्रांसफर होगी। द इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, क्योंकि यही क्या कर रही है, बाद में क्या बनवा रही है, क्रिस्टे बनवा रही है ना, क्रिस्टे बनवा रही है। द क्रिस्टे जनरली इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के अंदर काम में आ रही है। और कुछ एंजाइम जो कि एटीपी बनवाएंगे उसको भी यहाँ पर बाउंड करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। क्रिस्टे बियर्स माइन्यूट रेगुलरली स्प्रेड टेनिश रैकेट शेप पार्टिकल नोन एज F1 पार्टिकल और कॉल्ड ऑक्सीसोम्स। ठीक है जी। ऑक्सीसोम आर कंसर्न विद द एटीपी सिंथेसिस, मैट्रिक्स कंटेन वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या थी, इन्होंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात बता दी कि यहाँ पर क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह का टेनिस शेप क्या होता है, पार्ट स्ट्रक्चर होता है। ये 2 पार्टिकल से बना होता है। एक तो होता है इसके अंदर F1 पार्टिकल, हम इससे एक चीज एक्स्ट्रा बता देते हैं, एक होता है इसके अंदर F0 पार्टिकल, है ना। और जब इसके यहाँ से इनर मेम्ब्रेन में से इसके थ्रू, किसके थ्रू, जो F1 एंड F0 पार्टिकल है, इसके थ्रू यहाँ पर H+ ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से, इनर मेम्ब्रेन से किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जब H+ ट्रांसफर करते हैं तो उससे क्या होता है भैया, उसी से क्या होता है, एटीपी फॉर्म होती है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, बाकी कुछ एंजाइम्स जो है वो किस्टे के ऊपर होगा और कुछ एंजाइम जो है आपके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। ये आप, मुझे लगता है पहले आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये आप कर ले नोट। हो गया होगा नोट। और ये वाला डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, एक बारी को वो भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा सिंपलर साइड पे है, थोड़ा सा सिंपल। ये हमारा हो गया। ये वाला अगर आप नोट करना चाहो ये आप नोट कर सकते हो,
अपनी नॉलेज के लिए कि एटीपी कैसे यूज होता है, क्योंकि इसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आते हैं प्लास्टिड्स, है ना। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनेलिज है जो सेल को कलर प्रोवाइड करती है, साथ में या तो कलर प्रोवाइड करे या फिर साथ में कुछ और स्पेसिफिक जो है फंक्शन भी परफॉर्म करे। ऐसी ऑर्गेनेलिज को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स के केस में जो प्लास्टिड होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर की होती है। वहां पर वो एक तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगी क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है ना। साथ में वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करवा रहा है। तो वो किसके अंदर आ गया? प्लास्टिड के अंदर आ गया। एक तो कलर प्रोवाइड कर रहा है ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट, साथ में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के अंदर हेल्प कर रहा है। इसी वजह से क्या है? वो क्या है? प्लास्टिड कहलाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड के अंदर क्या है? मैं आपको सबसे पहले यही समझाते हैं इसके। अब सबसे पहले इसमें कौन सा समझते हैं? क्लोरोप्लास्ट समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इस तरह से, है ना। इसमें आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं हम सिंपल आउटर मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन, और जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। यहाँ पर सेंटर में कुछ है इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं एक के ऊपर। ठीक है जी। अगर मैं सिर्फ एक बैग की बात करूं, सिर्फ एक बैग की बात करूं, इस बैग जैसे स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। ठीक है जी। और अगर इसके पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, इस पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो इसके ग्रुप को बोलते हैं हम ग्रेना। ठीक है जी। तो क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर का स्पेस है उसके अंदर कुछ बैग जैसा स्ट्रक्चर है। उन बैग जैसे स्ट्रक्चर को अगर एक सिंगल की बात करो तो उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड बोलते हैं। और अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ठीक है जी। और ये आपस में कुछ इस तरह से एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर के साथ ही कनेक्ट करते हैं, और इन पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है जी। और जो इसके बाहर वाला पार्ट जितना भी है, ये वाला जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, और इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? यहाँ पर किस काम में आते हैं? इसके अंदर रहते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, जो कि पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो बैग जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। लेटर जो ये मैट्रिक्स वाला पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर भी क्या होती है? अपना जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। इन दोनों, ये पूरा स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस कराने के अंदर काम में आता है। साथ में जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है? इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है, जो कि सर्कुलर होता है। ये आ गया। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर इसके पास क्या है? कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर इसके साथ कुछ यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट रहेंगे, और कुछ जो है यहाँ पर छोटे छोटे क्या बनेंगे? स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। ये कुछ स्ट्रक्चर रहेगा किसका? आपका क्लोरोप्लास्ट का। और ये पहले आप ये वाले पार्ट पे आते हैं, पहले चलो इसको समझते हैं, फिर आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें क्या है? प्लास्टिड आर मेजर ऑर्गेनेलिज। ये किस किस के अंदर पाई जाती है? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है? कुछ कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर और स्टोर करने के अंदर काम में आती है। इसके अंदर पिगमेंट्स होती है जिसकी वजह से कलर्स प्रोवाइड होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है जी। ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फोटोसिंथ जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, वो तो फोटोसिंथेसिस का मेजर पिगमेंट वो है, साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है ना। और इसके अंदर क्या है? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ कोएंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि एंजाइम जो एंजाइम के साथ काम करे उन्हें कोएंजाइम बोल रहे हैं ना, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। ठीक है जी, आप इनको नोट करें, फिर चलते हैं आगे।
ठीक है जी। इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाना है आपको, और ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिखना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ओके, प्लास्टिड 3 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले जो क्रोमोप्लास्ट, इसमें फिर आ जाएगी तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट, और इसमें आ जाएगी तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होती है ये होती है कलर्ड प्लास्टिड। जो कलर्ड प्लास्टिड होती है इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होती है वो होती है कलरलेस प्लास्टिड, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, ऐसे प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारे ल्यूकोप्लास्ट। और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाए, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाए, साथ में क्या करे? ग्रीन कलर भी शो करे, ऐसे प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या जाते हैं? सिंथेसिस एंड स्टोरेज के लिए होते हैं। अलग अलग कलर की हो सकती है, रेड, येलो, ऑरेंज, डिपेंड करता है कौन सा पिगमेंट है और कौन सा फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो जो कलर होता है इनका कुछ पिगमेंट्स की वजह से होता है, जिनको हम बोलते हैं कैरोटीन या फिर ज़ैंथोफिल। ये क्या है? पिगमेंट्स। जैसे मैंने क्लोरोफिल बताया आपको, एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसी तरह से कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो कि सेल को अलग अलग क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट जो होती है वो कलरलेस होती है, व्हाइट प्लास्टिड होती है, और ये क्या होता है? प्लांट के अंदर प्लांट को लाइट से एक्सपोज करने में क्या करती है? हेल्प करती है। ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट रहती है जहां पर लाइट प्रेजेंट नहीं होती, जैसे रूट्स है, रूट्स को कोई भी लाइट नहीं मिलती, तो वहां पर जो आपको प्लास्टिड्स देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर द सेंटर फॉर स्टार्च ग्रेन फॉर्मेशन एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन। जो ऑयल्स है, प्रोटीन्स है, या फिर जो फैट्स है, उनके अंदर जो फॉर्मेशन या फिर स्टोरेज का काम होता है वो किसके पास होता है? ल्यूकोप्लास्ट के होता है। और क्लोरोप्लास्ट को हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप क्या कर ले? नोट कर ले। ठीक है जी। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, सबके यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और सबके यहाँ पर आपको फंक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। यूज्ड टू स्टोर स्टार्च हो गया, यहाँ पर फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हो गया, कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि कलर प्लास्टिड है, और ये ग्लूकोज को स्टोर करने के अंदर काम में आता। लेकिन मेजरली आप याद रखना फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला ग्लूकोज वाला बोल सकते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस वाला ना भूलें। ठीक है जी। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो है प्लांट के अंदर क्या होता है? जैसे कोई भी प्लांट सेल है, ये मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल बनाया इस तरह से, ये प्लांट सेल आ गया है ना। यहाँ पर क्या होता है? एक तो इसका क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हो गए, जैसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, यहाँ पर ये क्या आ गया? अपना गोल्गी अपरेटस आ गया, है ना। लेकिन जो मैक्सिमम स्पेस जो प्लांट सेल का कवर्ड रहता है वो किसकी वजह से रहता है? वैक्यूल की वजह से। वो किसकी वजह से रहता है? वैक्यूल की वजह से रहता है। और इसके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो किस चीज का फील्ड रहेगा? जो मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर फील्ड रहता है वो वाटर का रहता है। अगर आपको ऑस्मोसिस थोड़ा सा क्लियर हो, उसके अंदर क्या होता है? चीजों को, ऑस्मोसिस क्या होता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करती है। जैसे डिफ्यूजन का जो ग्रेडियंट होता है वो भी क्या करता है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर तो हर चीज वाटर से कनेक्टेड है, सारे न्यूट्रिशन वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। कोई ब्लड तो है नहीं उनके अंदर, कोई हार्ट तो है नहीं उनके अंदर कि भैया कोई भी चीज ट्रांसफर कर दे। तो सेल के अंदर एक प्रॉपर वाटर का जो है ग्रेडियंट या फिर सोल्ट का जो ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही ग्रेडियंट जो है मेंटेन करने के लिए जो हेल्प करता है वो कौन करता है? अपना वैक्यूल, है ना। तो वैक्यूल क्या है? वो लार्जली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और पूरा जो सेल का वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम होता है, वो भी कौन कवर करके रखता है? ये वैक्यूल ही कवर करके रखता है। वैक्यूल आर द स्टोरेज बैग्स या फिर सैक्स फाउंड within the cell and plant cell, and they take up the significant portion of the cell volume. They store nutrition, help to maintain cell shape
एंड रिजिडिटी एंड टर्जन प्रेशर। टर्जन प्रेशर होता है जो सेल की वॉल के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट होने की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, अंदर से जो बाहर की तरफ ये पूरा प्रेशर लगता है सेल का इस तरह से इस डायरेक्शन में, ये कौन सा प्रेशर होता है? टर्जन प्रेशर होता है। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम ऑलरेडी हम डिस्कस करे थे किसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थे तो उसको हमने क्या बोला था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करवा रहा था? वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए हेल्प कर रहा था। तो सिंपल यही से समझ में आ जाता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, और ऐसी ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम। जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एक दानेदार ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम बोल रहे हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, एक कौन सी है इसके अंदर? लार्ज सब यूनिट, और एक इसके अंदर होती है स्मॉल सब यूनिट। ये दो पार्ट में बना हुआ है। एक जो लार्ज वाला पार्ट होता है कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज सब यूनिट, और एक छोटा वाला होता है जिसको बोलते हैं हम स्मॉल सब यूनिट। और इसके साइज को हम किसके अंदर नापते हैं? इसके साइज को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से, जिसको हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे था जिन्होंने इसके जो साइज था उसको बताया था, साइज को पहली बार एक्सप्लेन किया था, उसके बेसिस पे ही ये एस जो है वो डिनोट किया गया था, है ना। क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोट के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50s होती है, और जो स्मॉल होती है वो 30s होती है, और कंबाइन करके ये बनाते हैं 70s राइबोसोम। अब समझने वाली बात क्या है कि भैया जब कंबाइन हुए हैं 50s और 30s तो फाइनल साइज तो आना चाहिए 80, लेकिन आया कितना? 70। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि भैया जैसे ये कप शेप स्ट्रक्चर है और ये स्मॉल एक कप शेप स्ट्रक्चर है, जब ये इस तरह से इसके ऊपर कवर होगा तो कुछ साइज क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होने की वजह से वो साइज क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। इसी वजह से 50 और 30 जब यहाँ पर कंबाइन होते हैं तो वो कितना बनाते हैं? यहाँ पर अपना 70s राइबोसोम बनाते हैं। वहीं पर ही जब 60 और 40 यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा प्रेजेंट रहती है सब यूनिट? एक प्रेजेंट रहती है 60s और एक रहती है 40s, और ये जब कंबाइन होते हैं ये कितने एस सब यूनिट बनाएंगे? 80s सब यूनिट बनाएंगे राइबोसोम की। ये कितने बनाएंगे? 80s सब यूनिट बनाएंगे। और प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन कराना। और एसोसिएट किसके साथ रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रहते हैं। ठीक है जी, दे आर द प्रोटीन बिल्डर्स, है ना। Protein might be used by the enzyme support for other cell function. Ribosome are found in many places around the cell. Floating in the cytoplasm, floating ribosome make protein that will be used inside the cell. Other ribosome are found on the endoplasmic reticulum. ये सब बता चुका। यूकैरियोट के अंदर कौन से पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट के अंदर कौन से पाए जाते हैं? सब बता चुका, सब A to Z बता चुका। कोई भी इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोटीन प्रोटीन करके इसकी बात को बढ़ा रखा है। ये वाला डायग्राम बना सकते हो या फिर आप ये वाला भी बना दोगे चलेगा, लेकिन बनाना है और ये आपको क्या करना है? नोट करना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको आप क्या कर ले? नोट कर ले। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। हमारे इस चैप्टर के अब हम फाइनल टॉपिक के पास आ चुके हैं जो कि है सेल डिवीजन, है ना। ये बिल्कुल फाइनल टॉपिक है, तो करते हैं इसको भी स्टार्ट। इसको भी खत्म ही करते हैं। जब स्टार्ट कर ही दिया है तो इसको पूरा खत्म करके छोड़ते हैं ना। चलिए जी, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है? एक सेल से जब मल्टीपल सेल बनते हैं, एक सेल से जो मल्टीपल सेल बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बनते हैं। जिससे ही बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। जिससे बन रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल, और जो बन रहे हैं, जो नए सेल बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं
डॉटर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। ठीक है जी। तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है और 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 टू 128। जो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन से। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है। तो ये जो है दो तरीके से हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या होते हैं, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए पता है हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर आपको बताया था, वो लगभग लगभग 2.2 मीटर का होता है। इसलिए उसको पैक करके रखना पड़ता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है जी। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें, ह्यूमन बॉडी के सेल की बात करें, ये होते हैं 46। कितने होते हैं, 46 होते हैं। एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में होते हैं। किस पेयर में, 23 के पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, जैसे हमारी शूज जोड़ी के अंदर होते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर्स के अंदर होते हैं। तो अगर मैं इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो 46 को किससे डिनोट कर सकता हूँ, 2n से। जब कंडीशन 46 क्रोमोसोम की होगी, ऐसी कंडीशन को हम डिप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे या फिर डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। और जिसके अंदर खाली n क्रोमोसोम होंगे उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल या फिर हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है जो कि पेयर के अंदर अकर करते हैं 23। अगर किसी सेल के अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर्ड क्या मतलब है, 23 के पेयर के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। और ऐसा सेल जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो या फिर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसी का एग्जांपल लेके सेल को समझते हैं, सेल डिवीजन समझते हैं कैसे हो सकता है। मान लो एक सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n है, यानी कि 46 है। तो इसमें अगर मान लो यहाँ पर एक सेल डिवीजन हो रहा है जिसको बोल रहे हैं मियोसिस, मियोसिस 1 होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो meiosis is the cell division in which the number of chromosome in the daughter cell reduced to half। ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए, ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। और ये दो फेज में हो रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज में तो 2 सेल प्रोड्यूस हुए, जब ये सेकंड फेज के अंदर जाता है जिसको मैं M2 करके लिख रहा हूं, इसके अंदर 4 सेल प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे हाफ। ये कौन सा सेल हो जाएगा, पेरेंट सेल। और ये कौन सा सेल हो जाएंगे तुम्हारे, डॉटर सेल। ठीक है जी। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, जब भी कोई सेल मियोसिस के थ्रू डिवीजन के अंदर जाता है, डिवाइड करने के अंदर जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंपली हाफ हो जाते हैं। दो फेज के अंदर होता है, जब मियोसिस पूरा कंप्लीट होता है तो उसके एंड में एक सेल से 4 सेल बनेंगे, बस इतना याद रखना है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करूं, अगर ये सेल जो है माइटोसिस के अंदर जाए, दूसरे टाइप के सेल डिवीजन के अंदर जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ये सिंगल फेज के अंदर होता है और इसके अंदर जो है इसके बाद 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं और जो 2 डॉटर सेल यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम रहते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, है ना। और यहीं पर ही क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं। इसी वजह से मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। बताओ बात समझ में तेज। इसमें एक और बात समझते हैं, जो माइटोसिस होता है वो जनरली जो हमारे ओरिजिनल सेल्स होते हैं, अगर मैं गैमेट्स को हटा दूं, ओवम यानी कि एग को हटा दूं और स्पर्म्स को हटा दूं, जितने भी हमारी बॉडी के सेल होते हैं उनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। कहीं पे अगर बॉडी के अंदर सेल डैमेज हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए कौन सा डिवीजन यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर, माइटोसिस। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सोमेटिक सेल्स,
इसके अंदर कौन सा डिवीजन यूज हो रहा है? इसके अंदर यूज हो रहा है आपका माइटोसिस। ठीक है जी। वहीं पर अगर बात करें मियोसिस की, मियोसिस जो है वो काम में आता है गैमेट फॉर्मेशन की। ये किस में काम आता है? गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन, वो उसके अंदर कौन सा काम आता है? मियोसिस काम में आता है। जैसे समझे, जैसे ये क्या है? फादर है ना? हमारी बॉडी कैसी होती है? 2n की होती है, अभी बताया, डिप्लॉयड होती है। और ये कैसी है? मदर है। इनकी बॉडी कैसी होती है भैया? इनकी भी कैसी ओरिजिनल बॉडी है, तो ये कैसी होती है? 2n की। मान लेते हैं इस कंडीशन के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है वो माइटोसिस के थ्रू हो जाए, तो स्पर्म कैसे होंगे? 2n के अंदर होंगे। और इसके अंदर जो एग प्रोडक्शन हो जाए वो किसके थ्रू हो जाए? वो भी माइटोसिस के थ्रू हो जाए। जो यहाँ पर एग बनेगा वो भी कैसा होगा? 2n का होगा। और इन दोनों का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जो सेल बनेगा वो 4n का हो जाएगा। जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? 4n का होगा। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, फॉर द रीजन क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2n है और यहाँ पर क्या हो गया? डबल हो गया 4n। 4n क्रोमोसोम पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो डिवीजन करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है? पहले क्रोमोसोम को रिड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पर कौन सा होगा? मियोसिस होगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर स्पर्म कैसे हो जाएंगे? एन के हो जाएंगे। यहाँ पर एग किसका हो जाएगा? एन का हो जाएगा। और इस बार जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा वो कितने का बनेगा? क्या हो गया? ये कितने का बनेगा? 2n का बनेगा। परफेक्ट कंडीशन। यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगी? परफेक्टली मैच होगी। ठीक है जी, आई बात समझ? चलिए अब समझते हैं थ्योरी को। ये आ गई थ्योरी। तो सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। पढ़ के बोर हो गए इस बात को तो। ठीक है जी। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस, यहाँ पर रिप्लेस करना है, रेप्लिकेट करना है सेल को, टिश्यू को रिपेयर करने के अंदर काम में आता है, रिप्रोडक्शन के अंदर काम में आता है। डिवीजन अकर थ्रू माइटोसिस, प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल सेल। जब माइटोसिस के थ्रू होता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सेल बनते हैं, लेकिन जब तुम्हारा मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर हाफ हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हाफ हो जाता है। इसके अंदर ये कुछ फेजेस लिखे हुए हैं, आपको ज्यादा याद रखने की इनको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और मियोसिस के अंदर जो है, मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और माइटोसिस के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। ठीक है जी, समझ में आती है बात? तो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है, और जो चैप्टर है वो भी हमारा आज खत्म होता है ना? बहुत मजा आया होगा मुझे लगता है इस चैप्टर के अंदर, आप लोगों को बहुत इंजॉय किया होगा आपने इस चैप्टर को, और जो सेल डिवीजन था वो भी आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट बायो के चैप्टर के अंदर, जो कि होगा टिश्यू। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।